हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था हमने बेटा? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? चैप्टर 4 पढ़ रहे थे हम, और चैप्टर 4 में हमने देख लिया था साबुन और अपमार्जक हमने स्टार्ट किया था। साबुन और अपमार्जक हमने स्टार्ट किया था। सोप एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट स्टार्ट किया था हमने। साबुन में मैंने क्या बताया था? पहली चीज़, साबुन में मैंने क्या बताया था कि साबुन जो होते हैं वो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। पहली बात तो ये बताई थी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। साबुन जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। लेकिन हमारे जो अपमार्जक होते हैं वो क्या होते हैं? लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वो होते हैं बेटा सल्फोनेट लवण होते हैं, ठीक है, वो सल्फोनेट या अमोनियम लवण होते हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनेट या अमोनियम लवण होते हैं। किसके साथ? सोडियम के साथ हो सकते हैं, है ना, क्लोरीन नहीं, सोडियम के साथ होते हैं, ठीक है। तो अपमार्जक बता दिया था मैंने और साबुन बता दिया था, ठीक है। तो अभी इसमें इतना से समझना था कि साबुन जो होते हैं क्या होता है और अपमार्जक होता है वो क्या होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया था? साबुन के अंदर साबुन के 2 सिरे होते थे। इसको हटा के हमने क्या लिखा था? इसको हटा के मैंने यहाँ पर ऐसे गोला बना दिया था, डार्क गोला, ठीक है। ये था हमारा हाइड्रोकार्बन वाला सिरा और इधर वाला था आयनिक सिरा, ठीक है। 2 सिरे थे साबुन के अणु के, 2 सिरे थे। कौन कौन से 2 सिरे? एक हाइड्रोकार्बन वाला, एक आयनिक सिरा, ठीक है। ये है हमारा हाइड्रोकार्बन वाला सिरा, हाइड्रोकार्बन वाली पूंछ भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाला सिरा। और ये है हमारा आयनिक सिरा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन वाला सिरा जो है उसको हमने एक और नाम क्या दिया था? हाइड्रोकार्बन वाला सिरा जो होता है मैंने बताया था कि ये ये तेल के साथ जाएगा, ये तेल की बूंद के साथ जाएगा हमारा हाइड्रोकार्बन वाला सिरा, तो ये कहलाएगा जल विरागी सिरा। जल विरागी, बैरागी नहीं, जल विरागी सिरा, ठीक है। और आयनिक सिरा जो रहेगा वो पानी की सतह पर रहेगा। कैसे? देखो मैंने यहाँ पर बनाया था, इस टाइप से कुछ संरचना बनाई थी मैंने। ये बीच में तेल की बूंद थी, इसके आसपास ये साबुन के अणु कुछ इस प्रकार से थे, है ना। तो जो पूंछ है, हाइड्रोकार्बन वाली पूंछ जो है वो तेल की बूंद के कांटेक्ट में है। हाइड्रोकार्बन वाली जो पूंछ है वो तेल की बूंद के साथ है। और जो आयनिक सिरा है, यानी कि जो हमारा जल रागी सिरा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? जल रागी सिरा, वो रहेगा तेल की सतह पर, ठीक है। तो जल विरागी सिरा रहेगा पानी की सतह पर और जल रागी सिरा रहेगा तेल की सतह पर। सॉरी, उल्टा बोल दिया क्या मैंने? जल विरागी सिरा रहेगा पानी की सतह पर, है ना, फिर नहीं, सही बोल रहा था पहले। जल विरागी सिरा जो है वो तेल के स्पर्श में है ना यहाँ पर, तो वो तेल में घुलेगा, यानी कि तेल के संपर्क में रहेगा। और जो आयनिक सिरा है वो बाहर है, देखो, तो वह पानी की सतह पर रहेगा। अब इसको हटाते हैं। अब जब हम कपड़े धोते हैं तब क्या होता है? मैंने बताया था कपड़े धोते हैं हम तब क्या होता है? 2 मिनट में इसमें इंक डाल लेता हूँ, अभी ऊपर डालता हूँ, बाद में डालूंगा फिर पॉज करके। देखो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि जो हमारा कपड़ा है जब हम उसको धोते हैं, ये मान लो एक कपड़ा है, इसमें ये मान लो एक तेल की बूंद है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी है, तेल का एक अणु मान लो, ठीक है। क्या होगा? ये तेल के अणु के आसपास क्या आएगा? हमारे साबुन के अणु आएंगे। जब हम इसको साबुन से धोएंगे तब आसपास साबुन के अणु आएंगे, ठीक है, आएंगे। तो मैंने बोला था तेल के आसपास
यानी कि तेल के संपर्क में हमारा कौन सा सिरा जाएगा, जल विरागी सिरा जाएगा। तो ये तेल के संपर्क कुछ इस प्रकार से, और लास्ट में कौन सा रहेगा हमारा, ये आयनिक सिरा। फिर ये कुछ इस प्रकार से, और यह रहेगा आयनिक सिरा। इस टाइप से धीरे धीरे क्या करेंगे, जब हम कपड़े को रगड़ेंगे ना बेटा, जब हम कपड़े को ब्रश से रगड़ेंगे है ना, तब क्या होगा, तब ये धीरे धीरे तेल की बूंद बाहर निकालेगा। धीरे धीरे ये तेल का कण जो है ना वो बाहर निकलेगा, किसके द्वारा, साबुन के अणु के द्वारा। धीरे धीरे ये तेल का कण बाहर निकलेगा, किसके द्वारा, साबुन के अणु के द्वारा। और क्या होगा, हमारे क्या बन जाएंगे, तो तेल है बीच में, और इस प्रकार से संरचना बन जाएगी। ये साबुन का अणु, ये साबुन का अणु, ये साबुन का अणु, ये साबुन का अणु, ये साबुन का अणु। ठीक है, इस प्रकार से संरचना बन जाएगी। और इधर क्या रहेगा बेटा, Na+। और इस प्रकार की संरचना को हमने क्या बोला था कल, मिसेल बोला था, मिसेल। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मिसेल बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे मिसेल बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मिसेल बन जाएंगे। एक और ऐसा तेल का अणु है और उसके आसपास साबुन के अणु चिपके हुए हैं। तो इस प्रकार से तेल के अणु को जो साबुन के अणु है ना वो निकालते जाएंगे। इस प्रकार से जो तेल का अणु है उसे साबुन के अणु धीरे धीरे एक एक करके निकालते जाएंगे, और हमारा कपड़ा जो है वो साफ़ हो जाएगा, हमारे कपड़े जो है साफ़ हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लियर है साबुन से कपड़े साफ़ कैसे होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, देखो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है वो किसके साथ जाता है, पहली बात वो जाता है, देखो यहाँ पर देखो, हाइड्रोकार्बन वाला सिरा तेल के साथ जाता है। ठीक है, इसीलिए उसका एक और नाम क्या पड़ गया, जल विरागी सिरा। उसका एक और नाम क्या है बेटा, जल विरागी सिरा। और ये जो आयनिक सिरा है उसे क्या बोलते हैं, जल रागी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वह देखो ये पानी की सतह पर रहता है। ये जो कोने कोने वाले हैं ना, ये आयनिक सिरे, यही तो है हमारे जल रागी। तो ये कहाँ रहेंगे, पानी की सतह पर रहने वाले हैं। ठीक है, इस टाइप से कपड़े साफ होने वाले हैं। और अब देखो हम आते हैं साबुन और हम बात कर रहे हैं साबुन और डिटर्जेंट की। तो इसमें फिर अंतर वाला भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साबुन और अपमार्जक में जो अंतर है वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतर में देखो पहली तो परिभाषा आ जाएगी। क्या परिभाषा आ जाएगी कि साबुन के अणु जो होते हैं वो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। और इसी प्रकार से अपमार्जक की परिभाषा आ जाएगी। ठीक है, तो पहला तो परिभाषा वाला अंतर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अंतर ये होता है कि साबुन जो है ना बेटा वो कठोर जल में झाग नहीं देता है। साबुन जो है वो कठोर जल में झाग नहीं देता है, परंतु जो हमारा डिटर्जेंट होता है यानी कि अपमार्जक होता है वो कठोर जल में भी झाग देता है। अब ऐसा क्यों होता है वो ध्यान समझना, ऐसा क्यों होता है। दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ मैं ना, दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया, अंतर में पहला पॉइंट क्या हो गया, अंतर में पहला पॉइंट क्या हो गया, परिभाषा हो गई। दूसरा पॉइंट में क्या बता रहा हूँ, दूसरा पॉइंट में बता रहा हूँ कि हमारा जो दूसरा पॉइंट ना, हाँ, साबुन जो है वो कठोर जल में झाग नहीं देता। ठीक है, तो साबुन जो है वो साबुन इधर लिखता हूँ, अपमार्जक कठोर जल में झाग साबुन नहीं देता है, अपमार्जक देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा कठोर जल में होता है बेटा मैग्नीशियम और कैल्शियम। कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन होते हैं। ठीक है, कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन होते हैं। और जो साबुन का अणु होता है ना वो इसके साथ मिलकर अघुलनशील पदार्थ बनाता है। अघुलनशील पदार्थ बनाता है मतलब वो घुलेगा ही नहीं इसके अंदर, साबुन जो है इसके अंदर घुलेगा ही नहीं जब तक कि उसके अंदर से कब तक नहीं घुलेगा, जब तक कठोर जल में से मैग्नीशियम और कैल्शियम नहीं चला जाए तब तक वो उसके अंदर घुलेगा नहीं। ठीक है भैया, लेकिन अपमार्जक में ऐसा नहीं होता। जो अपमार्जक के अणु होते हैं ना वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ मिलकर
घुलनशील पदार्थ बनाते हैं। तो घुलनशील पदार्थ बनाएंगे तो आसानी से घुल जाएगा वो अपमार्जक इसके अंदर, कठोर जल के अंदर, और आसानी से झाग दे देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, साबुन के अणु मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन जो है वो उसके साथ मिलकर अघुलनशील पदार्थ बनाएंगे, घुलेंगे ही नहीं, तो साबुन जो है वो कठोर जल में झाग ही नहीं देगा। लेकिन अपमार्जक वाले केस में क्या होगा, डिटर्जेंट वाले केस में क्या होगा, डिटर्जेंट में जो हमारे डिटर्जेंट के जो अणु हैं वो इनके साथ मिल जाएंगे, आराम से इनके साथ घुल जाएंगे, मतलब इनके साथ घुलनशील पदार्थ बनाएंगे। ठीक है, तो वो आसानी से अपमार्जक झाग देगा कठोर जल में। क्वेश्चन आता है कि कठोर जल में कौन से आयन मौजूद होते हैं, तो याद रखिएगा कठोर जल में कौन से आयन मौजूद होते हैं, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो कठोर जल में मौजूद होते हैं आयन। यहाँ तक सबको क्लियर है बात? चलो ठीक है। अब एक और चीज़ आती है डिटर्जेंट। हाँ, एक और चीज़ बतानी थी मुझे। कहाँ गई यार? इधर तो थी, इसमें नहीं है यार, कहाँ थे? कहीं पढ़ा था मैंने। चलो 2 मिनट में रोक के बता, देखता हूँ। हाँ, क्या बता रहा था मैं कि साबुन जो है ना बेटा वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है एक बार इसका देख लेंगे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। अभी मोबाइल यहाँ लग रहा है तो मैं देख नहीं सकता। ठीक है, तो तुम्हारा नोट्स मिल जाएगा, इसको हिंदी में कुछ लिखा हुआ होगा, बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब एक बार देख लेना या फिर तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा। जो हमारे साबुन जो होते हैं ना बेटा, साबुन वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल होते हैं यानी कि अगर जैसे कि साबुन से हमने कपड़े धोए, ठीक है, साबुन से हमने कपड़े धोए तो जो साबुन रहेगा वो नालियों में जाएगा, बाद में धोने के बाद नालियों में जाएगा साबुन। तो नालियों में जाके फिर वो बड़े बड़े नालों में जाके फिर एक तरह से पानी में जाएगा वो सारा जो हमारा साबुन है। तो वो साबुन जो है वो धीरे धीरे ख़त्म नहीं होता, ख़त्म हो जाता है। साबुन जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, वो डिग्रेड हो जाता है। इसका मतलब वो बायोडिग्रेडेबल है, वो बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन अपमार्जक बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। अपमार्जक जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, यानी कि वो पानी को फिर ख़राब करते हैं। पानी में आसानी से वो फिर डिग्रेड यानी कि धीरे धीरे ख़त्म नहीं होते हैं अपमार्जक। ठीक है, अपमार्जक जो है वो आसानी से ख़त्म नहीं होते हैं, यानी कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। ठीक है, शैम्पू में क्या होता है बेटा, शैम्पू में भी डिटर्जेंट होता है, अपमार्जक होता है। ठीक है, और आजकल तो साबुन में भी वो कहीं डिटर्जेंट मिला हुए आ रहे हैं ताकि साबुन जो है वो कठोर जल में भी झाग दे दे। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई साबुन और अपमार्जक की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करने हैं हमें, वो कर लेते हैं और इस चैप्टर को फिर हम फिनिश करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बची ना इसमें, एक टॉपिक और बच रहा है, वो भी हम देख लेंगे लास्ट में। अभी पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम क्वेश्चन से बोर ना हो इसलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े, और फिर लास्ट में जो है वो हमारा टॉपिक पढ़ लेंगे हम, जो है कार्बन और उसके अपरूप का जो है वो कर लेंगे। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। पहला है एथेनोइक अम्ल। यार इसमें दोनों में इंक डालता हूँ मार्कर में। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। पहला है एथेनोइक अम्ल। ध्यान समझना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। एथेनोइक अम्ल तो मेथ एथ यानी कि 2 कार्बन रहेंगे, मेथ एथ यानी कि 2 कार्बन। ठीक है भैया, 2 कार्बन, मेथ एथ 2 कार्बन, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। आगे है ओइक अम्ल। ओइक अम्ल का मतलब क्या है, ओइक अम्ल का मतलब है कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला समूह है।
और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला जो समूह होता है उसमें डबल बॉन्ड O और OH होता है, डबल बॉन्ड O और OH होता है कार्बोक्सिलिक समूह में, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है हमें, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। मेथ एथ देखा हमने यानी कि 2 कार्बन, मेथ एथ देखा यानी कि 2 कार्बन। ओइक अम्ल है यानी कि डबल बॉन्ड O और OH है। बाकी क्या करना है हमें, बाकी में हाइड्रोजन हमें जोड़ देना है। तो ये तो हमने बनाई संरचना, लेकिन हमें बनानी है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हमें क्या बनानी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो मैं इसको इसको नहीं हटाते, इसके साइड में बना देते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ध्यान से समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ भी पड़ता है। कार्बन कार्बन, ठीक है। इधर साइड में क्या है, H H H। इधर साइड में क्या है, ऊपर O, और इधर क्या है O, और H को हमने बना दिया इधर, ठीक है। इस टाइप से हमने सारे लिख दिए। अब क्या करेंगे, सॉरी, कार्बन के जो है कार्बन के आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, आखिरी कक्ष में कार्बन के होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो थोड़ी सी पास बना, थोड़ी सी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन के आखिरी कक्ष में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस कार्बन के भी आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थोड़ा दूर बना देता हूँ उसके, कार्बन के आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन और उस कार्बन के आखिरी कक्ष में भी 4 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए। ऑक्सीजन के आखिरी कक्ष में कितने होते हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6, तो आखिरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं ऑक्सीजन के। एक, अच्छा ये गड़बड़ कर दी ना मैंने, देखो इस कार्बन के ना, इस कार्बन के नीचे कोई भी नहीं दिख रहा तुम्हें, देखो नीचे कोई भी परमाणु नहीं है ना, नीचे कोई भी परमाणु नहीं है। तो इस इलेक्ट्रॉन को भी ऊपर ही बनाएंगे हम, इस इलेक्ट्रॉन को भी ऊपर ही बनाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी ऊपर ही बनेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन के आखिरी कक्ष में कितने हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 6 बन गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि यहाँ नीचे कोई परमाणु नहीं था और ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो हमने ऑक्सीजन के सब वहाँ पर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक है भैया। अगला ऑक्सीजन को देखो, चाहिए, चलो ऑक्सीजन के आखिरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऊपर 2 नीचे बना दिए मैंने। एक मुझे इधर चाहिएगा, एक मुझे इधर चाहिएगा, ठीक है, क्योंकि उस साइड में कौन है, हाइड्रोजन है। चलो ठीक है भैया। अब बचा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी बना सकते हैं हम, चाहे तो क्रॉस से ही बना सकते हैं, लेकिन मैंने डॉट से बना देता हूँ ताकि समझने के लिए आसान रहेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के आखिरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आखिरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आखिरी कक्ष में यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक बात सबको क्लियर है, ठीक है। अब पहले हाइड्रोजन को निपटाते जाते हैं। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा ना, तो हाइड्रोजन ने तो ये शेयर कर लिया, हाइड्रोजन ने ये शेयर कर लिया, ये शेयर कर लिया, और इधर भी ये शेयर कर लिया, यानी कि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर कर लिया। अब बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन ने देखो ये चारों इलेक्ट्रॉन चारों दिशाओं में परमाणुओं से उसने साझा कर रखे हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, देखो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ऊपर वाले से है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से है, इससे साझा है, तो यहाँ से। फिर ये इलेक्ट्रॉन किससे है, यहाँ से, तो फिर यहाँ से। ये इलेक्ट्रॉन इससे है, तो फिर यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्बन का ये पूरा हमारा गोला बन जाएगा, ठीक है। तो कार्बन ने अब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। और कार्बन के आखिरी कक्ष में कितने हो गए अब इलेक्ट्रॉन, गिन लो एक बार, अगर नहीं कुछ डाउट है तो गिन लो। कार्बन के आखिरी कक्ष में हो गए क्या पूरे 8, पूरे गोले में गिनो 8 आ गए क्या, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कार्बन की संयोजकता जो है वो पूरी हो गई। कार्बन ने पूरे अपने 4 आबंध बना लिए, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया। अब आते हैं दूसरे कार्बन पर। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर साझा किए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इधर साझा किया, यहाँ पर
एक इलेक्ट्रॉन इधर साझा किया यहाँ पर, तो ये दूसरे कार्बन का भी बन गया। अब बचा ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन की बात करूँ तो इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले नीचे शेयर किए, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अब बीच वाला ऑक्सीजन बचा है, तो बीच वाला ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन इधर शेयर साझा किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर साझा किया, तो ये यहाँ से बनेगा और ये यहाँ से ऐसे बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये एथेनोइक अम्ल का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। किसी को कोई समस्या है? नहीं समस्या है। चाहो ना तो कहीं कहीं पर ना हमें ये गोला बना हुआ नहीं दिखता है, कहीं कहीं पर हमें क्या दिखता है, केवल ये इलेक्ट्रॉन बना दिए जाते हैं, बस गोला बना हुआ नहीं दिखता है। तो देख लेना तुम्हारे हिसाब से, ठीक है, देख लेना। वैसे तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो तो ये, हाँ ये तो हमारा काम का नहीं था, ये तो हमारा रफ वर्क था, तो इसको हटा दो फिर। ठीक है, ये बन गया एथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है H2S की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। H2S की, तो मुझे बताओ S जो होता है, सल्फर कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर 16वें नंबर पे आता है। ठीक है, सल्फर आता है 16वें नंबर पे। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो क्या लिखूंगा? 2, 8, 6, यानी कि आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब मुझे इसकी संरचना बनानी है, तो मैंने S लिखा, एक साइड लिखा H, एक साइड लिखा फिर H, H2S है ना, तो S लिखा, एक साइड H, दूसरी साइड भी H। S के आखिरी कक्ष में 6 हैं, तो मुझे एक तो इधर बनाना पड़ेगा और एक इधर बनाना पड़ेगा। बचे कितने? बचे 4, तो मैंने 2 ऊपर बना दिए और 2 नीचे बना दिए। हाइड्रोजन के आखिरी कक्ष में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, इधर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा, और जो सल्फर है, सल्फर ने इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर साझा किया, इधर ये इलेक्ट्रॉन इधर साझा किया, और ये बना दिया हमने। ठीक है, तो ये H2S की संरचना हो गई। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, तो एथेनोइक अम्ल की वो हो गई और H2S की ये हो गई। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला बनाना है हमें प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन कैसे बनाएंगे? प्रोपेनॉन, मेथ, एथ, प्रोप, यानी कि 3 कार्बन, मेथ, एथ, प्रोप, यानी कि 3 कार्बन। लास्ट में ऑन है, इसका मतलब कौन सा ग्रुप है, कौन सा समूह है? कीटोन वाला समूह है। और कीटोन वाला समूह में क्या होता है? डबल बॉन्ड O होता है। डबल बॉन्ड O भी कहाँ पर होता है? वहाँ पर कंडीशन होती है कि हमें लेफ्ट में भी कार्बन चाहिए, राइट में भी कार्बन चाहिए, और बीच में चाहिए हमें डबल बॉन्ड O चाहिए। तो यहाँ पर इस वाले कार्बन पर बना दे क्या? हाँ, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी कार्बन है, राइट में भी कार्बन है। तो ये बन गया प्रोपेनॉन। बचे क्या? हाइड्रोजन जोड़ना बचे हैं, तो इधर हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब इसकी हमें संरचना बनानी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी, तो वही काम करेंगे। चलो देख लेते हैं एक बार। ये कार्बन लिखा, ये कार्बन लिखा मैंने, ये कार्बन लिखा, दूर हो गया थोड़ा। कार्बन इधर लिखा मैंने, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन के आखिरी कक्ष में होते हैं 4, तो 1, 2, 3, 4। इस कार्बन के भी 4 हैं, तो 1, 2, 3। नीचे तो कोई है नहीं, तो मुझे ऊपर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन दिख रहा है हमें। ठीक है, चलो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना। इस कार्बन की बात करें तो चारों दिशाओं में दिख रहा है मुझे तो इसके। तो ये बात हो गई। ठीक है, अब क्या करें? अब बचा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो एक इधर, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। ऑक्सीजन भी बचा है, तो ऑक्सीजन के 2 इधर, 2, 2, 4, 2, 6 तो होते हैं ऑक्सीजन के पास। अब क्या करना है हमें शेयरिंग करवानी है। तो पहले हाइड्रोजन की निपटा दें, पहले हाइड्रोजन की निपटा देते हैं। ठीक है, अब कौन आएगा? अब एक काम करते हैं, पहले ऑक्सीजन की भी निपटा देते हैं।
ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लिए। बचे कौन? अब कार्बन। कार्बन बचे हैं, तो कार्बन ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया नीचे से, 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, ये बन गया। ठीक है, बीच वाले कार्बन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने ये वाला अब इधर शेयर किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर दो किए शेयर, तो ये ऊपर से जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, इस टाइप से बीच वाला कार्बन भी बन गया। अब बचा वो वाला कार्बन, तो इस कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन तो ऊपर शेयर किया, ये इलेक्ट्रॉन साइड में शेयर किया, ये इलेक्ट्रॉन नीचे शेयर किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, ये बन गया हमारा। ठीक है, तो इस टाइप से सारी चीज़ें बन जाएगी। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम बढ़ते हैं अब आगे। लास्ट बची F2, सिंपल F2, तो इसको बनाता हूँ मैं। इसको देख के वो बनाया हमने। ठीक है, चलो तो F2 बनाना है हमें, तो F2 इधर ही बनाया था, सिंपल सा है वो तो F2। तो ये लिखा मैंने F, ये लिखा मैंने F। F के आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? F के आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन की परमाणु क्रमांक होता है 9, तो 2,7। तो फ्लोरीन के आखिरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? 7 होते हैं। तो 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। फ्लोरीन को कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना, तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन को इधर बना दिया ताकि इस इलेक्ट्रॉन की इसके साथ में शेयरिंग करा सकूं। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन इधर बना दिया ताकि मैं उसकी शेयरिंग करवा सकूं। ठीक है, ये फ्लोरीन जो है उसका भी 1 इलेक्ट्रॉन मैंने इधर बना दिया, और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन मैंने साइड में बना दिए। अब क्या करेगा फ्लोरीन ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लेगा, और ये फ्लोरीन अपना ये इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लेगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा हमारा F2 बन जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं है? नोट कर लो फिर फटाफट से। समस्या हो तो हमारी डाउट क्लास रहेगी, वहाँ पर पूछ लिया करो कोई भी समस्या हो तो। चलो एक और क्वेश्चन देख लो लास्ट, फिर हम बढ़ते हैं आगे हमारे जो थ्योरी वाले पार्ट पर। हाँ, C2S मैंने यहाँ पर जो लिखे हैं कुछ कंपाउंड लिखे हैं, यानी कि कुछ यौगिक लिखे हैं, कुछ यौगिक मैंने लिखे हैं यहाँ पर। हमें बताना है कि ये जो यौगिक बनाए लिखे हैं मैंने यहाँ पर, उसमें किस में संकलन अभिक्रिया होगी पूछा है कि नहीं होगी पूछा है? हाँ, किस में संकलन अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो संकलन अभिक्रिया किस में होती है मैंने बताया था। संकलन अभिक्रिया किस में होती है? याद करो, संकलन अभिक्रिया में मैंने बताया था कि निकिल और पैलेडियम की उपस्थिति में जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ये बात मैंने बताई थी। ठीक है, तो इसमें से हमें देखना होगा कि कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। ठीक है, कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, या फिर मैं ऐसा देख लूँ क्या कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहते हैं वो तो संकलन अभिक्रिया नहीं करेंगे, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं और उनको क्रॉस कर देते हैं। तो देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन वाला, क्योंकि एल्केन होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एल्कीन और एल्काइन वाले असंतृप्त। ये होते हैं हमारे असंतृप्त, और एल्केन वाला होता है संतृप्त। संतृप्त मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध। ठीक है, तो एल्केन वाले कौन से देखो इसमें ध्यान से। एल्केन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? CnH2n-2 वाला फॉर्मूला। तो वो देखो कहाँ पर बन रहा है, वो कहाँ पर बन रहा है, देखो 2 है, 2 रखें, अगर कार्बन को 2 रखें, कार्बन को अगर मैं 2 रखूँ तो हाइड्रोजन कितना आएगा? अच्छा, +2 होता है ना एल्केन में, तो सॉरी एल्केन में +2 होता है ना। ठीक है, तो अगर कार्बन को मैं 2 रखूँ तो हाइड्रोजन 6 आएगा। हाइड्रोजन कितना आएगा? 6, यानी कि ये एल्केन है, यानी कि इसमें संकलन अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, C3H6 में C3H8 में देखो, अगर C को मैं 3 रखता हूँ यहाँ पर तो H कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 2 8 आएगा क्या? यानी कि ये भी हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी नहीं होगी। ये भी हमारा एल्केन है। भैया एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो हम चेक कर रहे हैं कि इसमें कौन सा एल्केन है, और एल्केन यानी कि संतृप्त, तो उसमें ये संकलन अभिक्रिया नहीं होगी। संकलन अभिक्रिया किस में होगी? असंतृप्त यानी कि
एल्कीन और एल्काइन में होगी। तो हम उल्टा देख रहे हैं कि किस में नहीं होगी। ठीक है, चलो तो अगला देखो C3H6। अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना आएंगे, देखो अभी हमने चेक कर लिया पहले से ही, हाइड्रोजन तो 8 आएंगे। तो ये हमारा एल्केन वाला नहीं है, ये हमारा एल्केन वाला नहीं है, इसमें डायरेक्ट डबल हो रहे हैं। और डायरेक्ट डबल किस में होते थे, डायरेक्ट डबल किस में होते थे, एल्कीन वाले में। तो ये तो एल्कीन है, ये तो एल्कीन है, तो इसमें तो हो जाएगी संकलन वाली अभिक्रिया, क्योंकि ये दोनों नीचे वाले असंतृप्त है ना, तो इसमें अभिक्रिया हो जाएगी। C2H2 वाला भी देखो डायरेक्ट डबल हो रहा है, तो ये भी हमारा असंतृप्त है, ये भी एल्कीन वाला है, तो उसमें भी हो जाएगी। और लास्ट वाला क्या है, CH4। CH4 कार्बन को 1 नहीं रखा अभी हमने ना, तो कार्बन को 1 रखें तो कितना आएगा, H4 आएगा ना, तो ये भी संतृप्त है, तो इसमें भी नहीं होगी। ये भी हमारा एल्केन से बिलोंग कर रहा है, ये भी हमारा एल्केन से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें भी नहीं होगी। ठीक है, तो एल्केन वाले में नहीं होगी, एल्कीन और एल्काइन में होगी। तो ये मुझे दोनों एल्कीन दिख रहे हैं, डायरेक्ट डबल हो रहा है, देखो डायरेक्ट डबल हो रहा है, डायरेक्ट डबल हो रहा, डबल नहीं हो रहा ना, अच्छा C2H2 है ना, वो C2H2 है ना, C2H2 में डायरेक्ट डबल नहीं हो रहा है, डबल होके 2 कम हो रहा है। तो डबल होके 2 कम किस में होता है, डबल होके 2 कम होता है एल्काइन में। तो एल्काइन में भी एल्काइन में भी होती है, एल्काइन में भी होती है, ये एल्काइन है, ये एल्केन है, सॉरी ये एल्कीन है। क्लियर बात सबको, मेरे को पता है इसमें बहुत सबको को कन्फ्यूज़न रहेगा, लेकिन 1-2 बार देखना वापस पीछे करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो इतना नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फटाफट बता दिया है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। देखो समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया फिर भी ठीक है। ठीक है, तो मेरा फ़र्ज़ था बताने का, तो मैंने बता दिया। जिसने अच्छे से पढ़ा है सब चीज़ें उसको समझ में आ जाएगा, वरना जिसने नहीं पढ़ा है अच्छे से चीज़ें उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा सर क्या बोल रहे हैं, सर एल्कीन क्या चल रहा है, असंतृप्त भी आ रहा है उसके अंदर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है पहले वाली चीज़ें। ठीक है, लास्ट में सारी चीज़ें जो है वो पहले वाली चीज़ें से ही रिलेटेड होती है। ठीक है, पहले हम धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं, तब सबको दिक्कत आती है। पढ़ने में किसी को दिक्कत नहीं आ रही, हाँ भाई पढ़ रहे कोई दिक्कत नहीं आ रही, मज़ा आ रहा है, लेकिन जब उसको अप्लाई करने की बारी आती है सारी चीज़ें एक साथ, तो फिर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें याद हैं तभी हम अप्लाई कर पाएंगे, हमें सारी चीज़ें याद है तभी हम अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्मूला बनाना है तो उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह का जो फॉर्मूला क्या होता है, क्या चिपकाना है हमें, क्या नहीं चिपकाना है, अगर कीटोन आ गया तो फिर क्या चिपकाना है, एल्कोहल आ गया तो क्या चिपकाना है। ठीक है, अगर हमें स्ट्रक्चर दे दिया यानी कि संरचना दे दी तो हमें नाम कैसे बताना है उसका। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अगर हमें पहले वाली चीज़ याद है तभी कर पाएंगे, हम नहीं याद है तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वरना दिक्कत आएगी। मैं कितनी बार बता दूँ चीज़ें समझ में नहीं आएगी। भाई 3 बार ये क्वेश्चन में 2-3 बार बता दूँ समझ में नहीं आएगा अगर तुम्हें पहले वाले चीज़ें नहीं पढ़ी हुई है। और संतृप्त क्या होता है, संतृप्त क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, उनके जनरल सूत्र क्या होते हैं वो नहीं पता तो फिर कुछ मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे तो है वो बहुत कम देख रहे हैं वीडियोस, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ने वाले हैं वो तो देखते रहो। ठीक है, वरना जो भी नहीं दिख रहे हैं ना उनको बाद में पता चलेगा, जब टेस्ट होगा या जब एग्ज़ाम आएगी तब पता लगेगा कि बहुत सारा बर्डन आ जाएगा। ठीक है ना, तो अभी अपने जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहो मस्त अच्छे से। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। टाइम है ना अभी, तो अभी हमारा एक टॉपिक कंप्लीट करना है ना हमको, टाइम तो हो गया 2 मिनट। मैं चलो शॉर्ट में बता देता हूँ कि कार्बन के अप्रूप क्या होते हैं। वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो सुन लो अच्छे से। एक तो कार्बन के अप्रूप में हमारे 2 अप्रूप हमें याद रखने हैं। मेन कार्बन के 2 अप्रूप हमें पढ़ने हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन के अप्रूप मतलब वो कार्बन से ही मिलकर बने हुए हैं, लेकिन उनकी संरचना में जो है ना वो डिफरेंस है। उनकी संरचना में क्या है, अंतर है, और संरचना में अंतर होने के कारण उनकी भौतिक जो स्थिति होती है, जो भौतिक गुण होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं उसमें। ठीक है, रासायनिक गुण तो सेम रहेंगे क्योंकि कार्बन से मिलकर बने हुए दोनों, लेकिन उनके भौतिक गुणों में अंतर रहेगा। ठीक है, अब कार्बन के अप्रूप मुझे 2 बताने हैं, एक तो हीरा और एक ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट। तो हीरा जो होता है ना बेटा, हीरे और ग्रेफाइट में डिफरेंस क्या है वो समझो। हीरे में क्या होता है, हीरे के अंदर हर कार्बन का हर एक परमाणु ना 4 कार्बन के अन्य परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। कार्बन का हर एक परमाणु 4 कार्बन के अन्य परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि ये कार्बन है तो ये फिर 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा।
है ना, 1 2 3 4, ये कार्बन है तो ये भी इधर 1 से तो जुड़ा हुआ है, 3 से और जुड़ा हुआ रहेगा। फिर ये कार्बन है, ये 1 से जुड़ा हुआ है, 3 से और जुड़ा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से हर एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन के अन्य परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है हीरे के अंदर। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है ना वो त्रिआयामी संरचना बनती है, त्रिआयामी संरचना इसकी बनती है, यानी कि इसका 3D स्ट्रक्चर बनता है, इसका 3D स्ट्रक्चर बनता है, त्रिआयामी संरचना इसकी बनती है। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट के अंदर हर एक कार्बन का परमाणु जो है ना वो कार्बन के 2 अन्य परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है, वो कार्बन के 2 अन्य परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है कुछ इस प्रकार से। देखो नहीं 3 सॉरी है ना, इधर कार्बन का हर परमाणु, हाँ 2 ही तो आएगा, सही सही बोला मैंने, सही, हाँ इधर क्या बोला था मैंने, हर एक कार्बन का परमाणु जो है वो 4 अन्य कार्बन के परमाणु से जुड़ा हुआ रहेगा, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन इधर जो है वो हर एक कार्बन का जो परमाणु रहेगा वो 3 कार्बन के अन्य परमाणु से जुड़ा हुआ रहेगा। देखो ये कार्बन जो है वो 1 2 3, ये कार्बन है ना 1 2 3, ये कार्बन जो है वो, ये कार्बन, ये काला कार्बन 1 2, इधर एक और रहेगा 3, है ना। इस टाइप से संरचना बन जाएगी, इस टाइप से देखो, ये इधर ऐसी, फिर इधर ये ऐसी, अरे क्या कर रहा हूँ, ये ऐसी, इधर या फिर ऐसी, इस टाइप से इसकी संरचना बनती जाएगी। ये क्या है यहाँ पर, हर जगह क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, है ना। कोने पे क्या होता है, कोने पे होता है कार्बन, ठीक है। अगर मैं इसको ढंग से बनाऊँ ना, इसको ढंग से बनाऊँ कि अगर मैं कार्बन ना लिखूँ, तो कार्बन ना लिखूँ ना तो इसको ऐसे बना सकता हूँ मैं। अगर मैं कार्बन नहीं लिखूँ ना तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे। ये इसका मतलब ये होता है कि इधर कार्बन है, कोने कोने पर कार्बन है, कोने कोने पर क्या है बेटा, कार्बन है, इस टाइप से। इस टाइप से इस टाइप से इसकी संरचना होती है ग्रेफाइट की। और इसी एक लेयर के ऊपर ना, एक लेयर के ऊपर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, ऐसी लेयर होती है, लेयर के रूप में होता है ग्रेफाइट। इसलिए थोड़ा सा चिकना होता है ग्रेफाइट, थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो, उसमें क्या होता है, एक चीज़ याद रखना, ग्रेफाइट की संरचना होती है 2D, यानी कि द्विआयामी होता है, ये 2D होती है। लेकिन इसकी हीरे की संरचना कैसी होती है, 3D होती है, यानी कि त्रिआयामी होती है। दूसरी बात, हर कार्बन का परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। इधर हर कार्बन का परमाणु 3 अन्य कार्बन के परमाणु से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कोने की बात नहीं करेंगे क्योंकि कोने में फिर और संरचना चलती जा रही है। अगर हम बीच वाले की बात कर ले, देखो इधर 3, ये जो है ये वाला कार्बन परमाणु जो है ना वो 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, दिख रहा है सबको। तो इस टाइप से रहता है इसमें। तो इसलिए ना इनके भौतिक गुणों में क्या होता है, अंतर होता है। क्यों, इनकी संरचना में डिफरेंस की वजह से, इनकी संरचना में डिफरेंस की वजह से इनके भौतिक गुणों में अंतर होता है। कैसे कि हीरा जो होता है बहुत कठोर होता है, ग्रेफाइट इतना कठोर नहीं होता है, ठीक है। चमकदार भी होता है, ये चमकदार नहीं होता है। इस टाइप से भौतिक गुणों में अंतर होता है। तो यही था हमारा कार्बन के अपरूप में, 2 पढ़ने थे कार्बन के अपरूप, हीरा और ग्रेफाइट। एक और होता है बकमिंस्टर फुलरीन, वो हमें नहीं पढ़ना है, याद रख लो बस, बकमिंस्टर फुलरीन ये होता है, हाँ बकमिंस्टर फुलरीन, जिसमें कार्बन जो होते हैं वो 60 होते हैं, कार्बन जो होते हैं वो 60 होते हैं और फुटबॉल जैसी संरचना होती है उसकी। बकमिंस्टर फुलरीन की एक बार बुक में देख लेना, पेज नंबर 67 पे लिखा हुआ है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बता दिया, ये वही बहुत है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। जो क्वेश्चन जो बच रहे हैं, अगर तुम्हें नहीं आए, कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, नहीं आए तुम्हें, तो हमारी डाउट क्लास है ही सैटरडे को, ठीक है। और टेस्ट है तुम्हारा चैप्टर 2 और 3 का, तो उसको अच्छे से देख लेना और जो भी डाउट है वो शनिवार के दिन पूछ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।